afternoon to all my lovely NEET aspirants. How are you all doing? So I am back with another video which is about counter current mechanism. मेरे इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था किडनी के रेगुलेशन को बाय रैज मैकेनिज्म। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाओ और वो वीडियो देख के आओ, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। आज हमारे इस वीडियो का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। आई नो इसमें भी सबको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉपिक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी से रिलेटेड होता है, तो थोड़ा बहुत हम ब्रशअप करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को। किडनी हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जिनका मेन फंक्शन बॉडी में क्या होता है, एक्सक्रीशन in the form of urine, so urine formation, and second important function जो ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं रहता is osmoregulation। तो हमारी किडनी के दो important function है। यूरिन फॉर्मेशन और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। कितने बच्चों को ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब नहीं पता है? नहीं पता? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है टू मेंटेन अ प्रॉपर सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इनसाइड आवर बॉडी। टू मेंटेन, बताओ, सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस। Which is very important, क्योंकि हमारी बॉडी में एक करेक्ट वाटर और सॉल्ट बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। सो किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दो फंक्शन है, यूरिन फॉर्मेशन और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब सॉल्ट और वाटर बैलेंस को बना के रखना। अब ये जो दो फंक्शन आपने देखे इतने इंपॉर्टेंट, वो किडनी क्यों कर पा रही है? बिकॉज ऑफ द सेल्स। The kidney cells are actually responsible for giving it this function. So structural and functional unit of kidney is called nephron. न्यूरॉन मत कराना, न्यूरॉन ब्रेन के सेल्स होते हैं। सो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। तो थोड़ा सा नेफ्रॉन का हम फटाफट स्ट्रक्चर सीखते हैं। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मालपीजियन बॉडी और एक होता है टिब्यूलर पोर्शन। मालपीजियन बॉडी में क्या क्या आता है? मालपीजियन बॉडी बेसिकली इंक्लूड आर दिस बोमेन्स कैप्सूल, ये जो आपको एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और इसके अंदर आने वाली ग्लोमेरुलाई, ये दिस ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। सो बोमेन्स कैप्सूल हो गया एक हमारा, और दूसरा क्या हो गया? ग्लोमेरुलस, विच इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। देन ये कैपिलरी का नेटवर्क ग्लोमेरुलस कहलाएगा। अभी पहले हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बोमेन्स कैप्सूल देन कंटिन्यूज इनटू अ टिब्यूलर पोर्शन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन का वो ट्यूब लाइक पोर्शन जो बोमेन्स कैप्सूल के बहुत पास में है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल क्यों बोला है? ये वाला पोर्शन, ये मैं इसको दूसरे कलर से मार्क करके दिखाती हूँ। ये जो ग्रीन पोर्शन मैं मार्क कर रही हूँ, दिस इज प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मीन्स नियर, सो इट इज नियर टू
Bowman's capsule. Convoluted means twisted. Can you see कैसे ये twisted है, looped है? So it is convoluted का मतलब क्या होता है? Twisted. और टिब्यूल वर्ड कहाँ से आया है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से. तो इस पोर्शन का क्या नाम हो गया? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल. वेरी गुड. फिर ये प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल कंटिन्यू हो रहा है इनटू अ हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर. जैसे जूड़ा पिन होती है ऐसी होती है ना. सो ये जो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले. साइंटिस्ट के नाम पर है ये. सो लूप ऑफ हेनले, ये जो पूरा आपको दिख रहा है यू शेप स्ट्रक्चर. सो इस लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स हैं. एक है डिसेंडिंग पार्ट. डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना. वेरी गुड. एक ये लूप ओवर हो रहा है और फिर हमारा आता है असेंडिंग पार्ट यानी ऊपर जाना. सो डिसेंडिंग एंड असेंडिंग. लूप ऑफ हेनले फिर कंटिन्यू होता है एक और कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल में, एक और पोर्शन जो कि कर्व्ड है जैसे प्रॉक्सिमल पोर्शन था. बट क्योंकि ये पोर्शन बोमेन्स कैप्सूल से थोड़ा दूर है ना. देखो ये तो पास में था पीसीटी, ये दूर है. तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? मैं पर्पल से कर रही हूं, DCT. देखो यहां लिखा है डिस्टल मीन्स फार. प्रॉक्सिमल मतलब नियर था तो डिस्टल मतलब क्या हो गया? फार. कॉन्व्यूलेटेड मतलब ट्विस्टेड एंड टिब्यूल क्योंकि ट्यूब लाइक है. सो दिस इज डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल. फिर ये डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल कंटिन्यू होगा इनटू अनदर स्ट्रक्चर, अनदर ट्यूब. ये देखो बड़ी सी ट्यूब जिसको हम बोलते हैं, ये ब्लू वाला पोर्शन कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें सारा यूरिन कलेक्ट होता है. आया समझ में बेटा? हर एक नेफ्रॉन क्या 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 पार्ट है? एक है मालपीजियन बॉडी जिसमें बोमेन्स कैप्सूल और क्या आएगा? टफ्ट ऑफ कैपिलरी कॉल्ड ग्लोमेरुलाई या ग्लोमेरुलस. फिर हमारे पास रीनल टिब्यूल है जिसमें वी हैव फर्स्ट पोर्शन पीसीटी क्योंकि ये प्रॉक्सिमल है, पास में है बोमेन्स कैप्सूल के. कॉन्व्यूलेटेड मतलब ट्विस्टेड है और ट्यूब लाइक है. फिर एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले जिसकी दो लिम्ब है, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग. फिर ये पर्पल वाला पोर्शन जो कि फिर से कॉन्व्यूलेटेड है बट ये कम कॉन्व्यूलेटेड होता है पीसीटी के कंपैरिजन में. सो दिस इज डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल. और फिर हमारा है कलेक्टिंग डक्ट. आ गया समझ में सबको? आई नो आ गया है. वेरी वेरी गुड. तो इसको एक बार माइंड मैप बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पर. तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, लिखो नीचे, किडनी. वेरी गुड. स्ट्रक्चरल and functional unit of, very good, kidney. ठीक है. हर नेफ्रॉन का दो पार्ट्स हैं जैसे मैंने आपको बताया था. फर्स्ट पार्ट है मालपीजियन बॉडी. वेरी गुड. जल्दी लिखो मालपीजियन बॉडी क्या होती है, अपने अपने नोट्स बनाओ. मालपीजियन बॉडी इज इक्वल टू बोमेन्स कैप्सूल प्लस, बताइए, वेरी गुड, ग्लोमेरुलस
और ग्लोमेरुलस क्या है? अ टफ्ट मीन्स नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। वेरी गुड, बनाया? ठीक है। दूसरा पोर्शन क्या है? रीनल टिब्यूल। रीनल वर्ड किसके लिए यूज होता है? किडनी के लिए। ठीक है, रीनल वर्ड इज यूज्ड फॉर किडनी। और टिब्यूल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो रीनल टिब्यूल में कौन कौन आ रहा है आपका? बेसिकली बोमेन्स कैप्सूल से ये शुरू होता है, तो फिर पहले आता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर हमारा आता है लूप ऑफ हेनले, और तीसरा हमारा आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, एंड देन वी हैव इवन कलेक्टिंग डक्ट। बनाया आप सबने माइंड मैप? कलेक्टिंग डक्ट बनाया आप सबने माइंड मैप? वेरी गुड। सो ये है हमारा नेफ्रॉन का एक माइंड मैप बन गया है। अब हमें फटाफट पता है कि नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, जिसकी दो पार्ट है, माल्पीजियन बॉडी, बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। और दूसरा पोर्शन है हमारा रीनल टिब्यूल, जिसमें पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और क्या आएगा? कलेक्टिंग डक्ट। डन? लिखा? वेरी गुड। अब देखो, अगर हमने नेफ्रॉन सीखा है, उसमें हमने बात किया ग्लोमेरुलस की, विच इज अ ब्लड कैपिलरी, तो कुछ हम ब्लड वेसल्स पे अभी बात करते हैं। देखो, आर्टरी का मतलब आपको पता है ना, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द ऑर्गन, है ना। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, और आर्टरीज डिवाइड होती है किसमें? छोटी छोटी ब्रांचेस में, कॉल्ड आर्टीरियोल्स। तो जो आर्टरी किडनी के पास ब्लड लेके आएगी वो रीनल आर्टरी। रीनल किस लिए वर्ड था? किडनी के लिए। तो रीनल आर्टरी इज गोइंग टू सप्लाई ब्लड टू दी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी किडनीज। रीनल आर्टरी विल ब्रांच इनटू, किस में ब्रांच करेगा? जल्दी बताओ, अभी बताया मैंने तुमको। किस में? into small branches called arterioles। ठीक है, small branches of artery। ये हम क्या कर रहे हैं? ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी, या फिर आप लिख सकते हो रीनल ब्लड वेसल्स, है ना। सो आर्टीरियोल्स आर स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज। आर्टीरियोल्स जब अंदर जाएगी तो वो ना हर नेफ्रॉन में एंटर करेगी, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो नेफ्रॉन ने ही करना है। तो वो आर्टीरियोल जो बोमेन्स कैप्सूल को या नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करने वाली है, देने वाली है, उसको बोलेंगे एफरेंट आर्टीरियोल, क्योंकि एफरेंट का मतलब होता है टुवर्ड्स समथिंग। सो इट इज गोइंग टू टेक ब्लड टुवर्ड्स द नेफ्रॉन, इसलिए एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट का मतलब क्या है? टुवर्ड्स समथिंग। सो दीज आर्टीरियोल्स इज गोइंग टू टेक ब्लड टुवर्ड्स, जल्दी लिखो, नेफ्रॉन। टेक ब्लड टुवर्ड्स नेफ्रॉन, है ना। ठीक है, और ये अंदर जाके उस बोमेन्स कैप्सूल में क्या बना लेगी?
छोटी छोटी और ब्रांचेस जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। ये देखो, देख रहे हो, दिस इज रीनल आर्टरी जो किडनी के अंदर गई। फिर जो ब्लड लेके जा रही है, ये वाली, ये जो ब्लड लेके जा रही है, दिस इज एफरेंट आर्टीरियोल। यहां देखिए ये लिखा है एफरेंट आर्टीरियोल, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, एफरेंट और एफरेंट आर्टीरियोल। सो एफरेंट आर्टीरियोल, तो हमारी एफरेंट आर्टीरियोल क्या हो गई, जो ब्लड लेके जाएगी नेफ्रॉन की तरफ, यानी बोमेन्स कैप्सूल में जो एंटर कर रही है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब ये एफरेंट आर्टीरियोल अंदर जाके डिवाइड हो जाएगी किसमें, इनटू टफ्ट्स ऑफ कैपिलरीज या इनटू अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिसे हमने क्या बोला था, ग्लोमेरुलस। पहले ये देखो रीनल आर्टरी अंदर जब गई तो किस में डिवाइड हो गई है, ब्रांच में, ये वाली जिसको क्या कहेंगे, एफरेंट आर्टीरियोल। देखो ये ब्लड कहाँ लेके जा रही है, टुवर्ड्स दी नेफ्रॉन, और बीच में ये डिवाइड हो गई इनटू टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। फिर ये ग्लोमेरुलस बाहर निकलेगा फ्रॉम द नेफ्रॉन या बोमेन्स कैप्सूल एज इफरेंट आर्टीरियोल। ई, उसमें एफरेंट था कैपिटल ए, यहाँ पर इफरेंट आर्टीरियोल है। इफरेंट का मतलब होता है अवे फ्रॉम समथिंग, ठीक है। सो इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम दी बोमेन्स कैप्सूल, है ना। तो दूसरी कौन सी हो गई हमारे पास, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, इफरेंट आर्टीरियोल। और इफरेंट आर्टीरियोल का इफरेंट मतलब अवे, सो इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल। ऑफ नेफ्रॉन। आया समझ में, बना लिया, है ना। और आर्टीरियोल्स की फर्दर ब्रांचेस क्या होती है, कैपिलरीज, जो यहाँ पर कहलाती है ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और अगर आपको बच्चों पता हो तो कैपिलरीज जो है ना थिन वॉल्ड होती हैं, यानी दे आर जस्ट वन सेल थिक, सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती है विद वेरी थिन वॉल्स, क्योंकि ये एक सेल थिक ही होती है और इसके बीच में थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं जिसकी वजह से सम फ्लूइड कैन कम आउट, है ना। यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, देखिए अगर आप देखो तो एफरेंट आर्टीरियोल का डायामीटर बड़ा होता है इफरेंट आर्टीरियोल से, जो कि छोटा है। तो जब ब्लड एफरेंट आर्टीरियोल से कैपिलरीज में जाता है और फिर इफरेंट में आता है, तो इन डायामीटर के डिफरेंस की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है। दैट प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और ब्लड का काफ़ी पोर्शन फिल्टर होके, द प्लाज्मा का पोर्शन फिल्टर होके क्या कहाँ आ जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल में। सो ब्लड गेट फिल्टर्स ड्यू टू डिफरेंस इन द डायमीटर दैट क्रिएट्स अ प्रेशर, है ना, और उस प्रेशर से फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। अब देखिए जो आपकी ये इफरेंट आर्टीरियोल है, इट इज नॉट एंडिंग है, ऐसा नहीं है कि यहीं खत्म हो गई। ये इफरेंट आर्टीरियोल बाकी ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन को भी कवर करेगी। सो इफरेंट आर्टीरियोल का जो एक्सटेंशन है अराउंड दिस पीसीटी एंड डीसीटी, इसको हम बोलते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। पेरी मीन्स द सर्कमफ्रेंस, पेरीफेरी पर, टिब्यूलर मीन्स द टिब्यूल पोर्शन, और क्योंकि ये कैपिलरीज है तो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज सराउंड्स किस दी PCT and DCT and they are extension of efferent arteriole। और efferent arteriole का वो extension जो किसको सराउंड करता है, आपके लूप ऑफ
हेनले को, यानी द पोर्शन विच इज रनिंग पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले, ये वाला सारा, उसको क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ। इफरेंट आर्टीरियोल जब बोमेन्स कैप्सूल से बाहर जाता है तो वो पीसीटी और डीसीटी में को सराउंड करता है एज पेरिटिब्यूलर कैपिलरी, और उसका पोर्शन विच इज रनिंग पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले इज कॉल्ड वासा रेक्टा। इसका भी माइंड मैप बना लेते हैं, जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ और फिर इनको अच्छे से एक बार और पढ़ लेना, आप देखना आपको आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या करते हैं? इफरेंट आर्टीरियोल इफरेंट आर्टीरियोल है ना, इफरेंट आर्टीरियोल जो है कंटिन्यू होती है, यहाँ लिखो एरो पे, कंटिन्यूस एज, दो पार्ट बाइफर्केशन कर दो इसकी। पहली बाइफर्केशन क्या है? पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, वेरी गुड, लिखो जल्दी, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, है ना। पेरी मीन्स अराउंड, पेरिफेरी के, पूरा सराउंड करती है। सो पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज विल सराउंड, जल्दी बताइए, वेरी गुड, पीसीटी एंड डीसीटी। और दूसरा पार्ट क्या है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट? वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा क्या था? इफरेंट आर्टीरियोल का वो एक्सटेंशन दैट runs parallel to the loop of Henle. Very good, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, वासा रेक्टा। runs parallel to loop of Henle, जिसको मैंने इन शॉर्ट LOH लिखा है, runs parallel to loop of Henle. Very good, बन गया माइंड मैप, आ गया समझ? देख लो अगर कुछ समझ नहीं आया है। ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी भी मैंने आपको बता दिया है कि रीनल आर्टरीज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर चाहो तो लिख लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डिवाइड इनटू ब्रांचेस कॉल्ड आर्टीरियोल्स। उसमें मैंने आपको बताया एफरेंट आर्टीरियोल विच टेक ब्लड टुवर्ड्स कैपिलरी, इफरेंट दैट टेक ब्लड्स अवे फ्रॉम कैपिलरी, और ग्लोमेरुलस क्या बताया था? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। एफरेंट और इफरेंट के डायमीटर के डिफरेंस की वजह से क्या क्रिएट होगा, जल्दी बताइए? यस, प्रेशर डिफरेंस, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का। फिर इफरेंट आर्टीरियोल कंटिन्यू होगी डीसीटी और पीसीटी के अराउंड एज पेरिटिब्यूलर कैपिलरी, एंड वन रनिंग पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले इज कॉल्ड वासा रेक्टा। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म की, क्योंकि अब आपको पूरा तो आ ही गया है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, नेफ्रॉन सीख लिया, ब्लड वेसल्स पूरे अच्छे से सीख लिए, तो अब हम बात करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म की। पर इस पे बात करने से पहले आपको कुछ टर्म्स जो है मैं बता देती हूँ। जैसे आपने एक वासा रेक्टा तो सीख ही ली है, कुछ कॉन्सेप्ट्स और वो बताते हैं। आपको ऑस्मोलैरिटी का मतलब पता है? पता है, मुझे पता है आपको पता है। वाटर सॉल्ट मैंने बैलेंस बताया था, पर ऑस्मोलैरिटी को मेजर कैसे किया जाता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, यानी सॉल्यूट की टर्म्स में हम मेजर करते हैं। सो ऑस्मोलैरिटी विल डिनोट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और इसकी यूनिट होती है ऑस्मॉल। हम जो बात करेंगे वो मिली ऑस्मॉल पर लीटर के बाद में बात करेंगे, देखना पर लीटर ऐसे हम बात करेंगे, मिली ऑस्मॉल पर लीटर, ठीक है। काउंटर करंट का मतलब क्या है? काउंटर करंट, यहाँ पे करंट क्या है? करंट का मतलब है यहाँ पे फ्लो, फ्लूइड का फ्लो। कौन सा फ्लूइड? जो ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्ट्रेट बना। सो करंट यहाँ पे डिनोट करता है फ्लो को, और काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट। जैसे बेटा हम बोलते हैं ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को और क्या बोलते हैं? काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब ऑपोजिट टू क्लॉकवाइज। सो काउंटर का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, और करंट का यहाँ पे मतलब है फ्लो। एक चीज याद रखना, जब यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है तो रीनल टिब्यूल में यानी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और आपका ये पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में, और ये डीसीटी में जो फ्लो हो रही है फ्लूइड, उसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे, यूरिन नहीं कहेंगे। क्योंकि यूरिन जब तक नहीं बोलते जब तक क्या क्या नहीं हो जाता? फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो जो भी फ्लूइड फ्लो कर रही है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी में, हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। जब वो कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली पहुंचती है और वहां से कलेक्टिंग टिब्यूल में पहुंचती है तो उसको यूरिन बोलते हैं, ठीक है। आपको किडनी में बीच शेप किडनी होती है ना। किडनी के दो पार्ट होते हैं। एक बाहर वाला पार्ट होता है क्या? कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट क्या होता है? मेड्यूला। बेसिकली मेड्यूला तो किस में डिवाइडेड होता है? मेड्यूलरी पिरामिड्स में। तो यहाँ पर जो आपके नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन्स के जो आपने पार्ट किए ना मेरे साथ, वो उनका कौन सा पोर्शन कॉर्टेक्स रीजन में है और कौन सा पोर्शन आपका मेड्यूलरी रीजन में है, वो आपको पता होना चाहिए। तो बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी एंड स्मॉल सेगमेंट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट इज इन दी कॉर्टेक्स। रेस्ट पूरा का पूरा लूप ऑफ हेनले जो है वो, और कलेक्टिंग डक्ट का बाकी पोर्शन का होता है मेड्यूलरी रीजन में, ठीक है। आपको ये भी पता है कि नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, जक्स्टा मेड्यूलरी एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होंगे? जो कॉर्टेक्स पोर्शन में होते हैं मेनली, है ना। और ऐसे नेफ्रॉन का, इससे बनाती हूँ आपको दिखेगा भी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो हमारा लूप ऑफ, क्योंकि ये कॉर्टेक्स पोर्शन में है और लूप ऑफ हेनले कहाँ पर डिप करता है? मेड्यूलरी रीजन में। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले क्या होता है? छोटा होता है ना, छोटा ही डिप करेगा अगर आपको दिख जाए तो। और अगर मैं बात करूं मेड्यूलरी नेफ्रॉन की, सो मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स बेसिकली हैव अ ग्रेट डिप इन द लूप ऑफ हेनले डिप्स टू द डेप्थ। सो उसमें लूप ऑफ हेनले क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है। ये कहलाते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। एक और टर्म आप यहां पर सीखे, जैसे ऑस्मोलैरिटी, काउंटर करंट का मतलब सीखा। एक और टर्म आएगा विच इज मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। मेड्यूलरी रीजन में कौन है? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का वो पोर्शन जो मेड्यूलरी रीजन का वो पोर्शन जो लूप ऑफ हेनले के जस्ट बाहर होता है, ये द रीजन ऑफ मेड्यूला आउटसाइड द लूप ऑफ हेनले इज कॉल्ड मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। और यहाँ जो फ्लूइड होगी उसे क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल
फ्लूइड। लिखो, रीजन ऑफ मेडुला आउटसाइड दी loop of Henle is called medullary interstitium। आया समझ में? ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे काउंटर करंट मतलब ऑपोजिट फ्लो, ऑपोजिट इसमें क्या है ना? ये आया होगा क्वेश्चन दिमाग में कि किस चीज का ऑपोजिट फ्लो है। मैंने आपको अभी बताया है कि जो आपका फ्लो हो रहा है किसका, फिल्ट्रेट का, इन दी पीसीटी लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, हम उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। तो लूप ऑफ हेनले में अगर आप देखो, मैंने आपको बताया था एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होती है असेंडिंग लिम्ब। यानी जो फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में जा रहा है वो नीचे की, डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना, ये देखो इसमें नीचे जा रहा है ना। और इसके साथ इसकी क्या है, असेंडिंग लिम्ब, जिसमें इट विल बी गोइंग अप। तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, इसमें नीचे इसमें ऊपर। तो ये कैसा फ्लो है, काउंटर करंट। लूप ऑफ हेनले के बाहर कौन रन कर रहा होता है पैरेलली, वेरी गुड, विच ब्लड वेसल, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में फ्लो करेगा ब्लड, कहीं ऑप्शन में लिखा हो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन दी वासा रेक्टा, रॉन्ग स्टेटमेंट, ब्लड होता है हमेशा। तो वासा रेक्टा में भी काउंटर करंट है, यानी वासा रेक्टा में भी आप देखो एक डिसेंडिंग है और एक असेंडिंग है ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये भी काउंटर करंट में है। दूसरा, एक ये काउंटर करंट में, एक ये काउंटर करंट में। तीसरी चीज क्या है, वासा रेक्टा की लिम्स और लूप ऑफ हेनले की लिम्स जो है वो भी ऑपोजिट में है। यानी अगर मैं इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दूं तो क्या होगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ दिस वासा रेक्टा will be parallel or just next to the descending limb of loop of Henle। यानी जहां loop of Henle में फिल्ट्रेट नीचे जा रहा होगा वहां पर वासा रेक्टा में ब्लड ऊपर जा रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। जहां पर लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है असेंडिंग लिम्ब, उसके साथ कौन होगी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो ये तीन काउंटर करंट है। आपकी एनसीईआरटी में 2 ही दिए होंगे बट यहाँ पे तीनों हैं। एक तो खुद की लिम्स में भी काउंटर करंट है दोनों की, और आपस में भी दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका भी माइंड मैप बना लें, चलो बना लेते हैं। काउंटर करंट में आप एटलीस्ट ये बना लो, ascending limb of loop of Henle किसके पैरेलल होती है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, वेरी गुड, वासा रेक्टा, है ना, इसके पैरेलल। और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले किसके पैरेलल है, जल्दी बताओ, वेरी गुड, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, तो ये भी आपस में क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में है, काउंटर फ्लो में। बना लो जल्दी से, फिर आपको देखना फटाफट आ जाएगा। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म से जो रिलेटेड टर्म्स थी जो आपको आएगी बीच बीच में, आप देखेंगे बुक में भी जब आप पढ़ेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम समझते हैं कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है क्या। तो देखो,
काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर का मतलब मैंने आपको बताया ऑपोजिट, करंट का मतलब फ्लो, और ये मैकेनिज्म मैमल्स में प्रेजेंट होता है इन ऑर्डर टू कॉन्सेंट्रेट देयर यूरिन। काउंटर करंट मैकेनिज्म मैमल्स यूज करते हैं अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ताकि लेस लॉस ऑफ वाटर हो। स्पेसिफिकली ये एक्टिवेट कब होगा, जब आपकी बॉडी में वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है या वाटर का वॉल्यूम कम है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। सो व्हेन योर बॉडी फेसेस मोर ऑफ डिहाइड्रेशन, इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रेजेंट इन मैमल्स, present in mammals. When you read from book, उसमें भी underline कर लेना present in mammals. For what? बताइए जल्दी, किस लिए present होता है? Yes, to concentrate the urine. To concentrate the urine. इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये मैकेनिज्म पॉसिबल है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूएंसेस मीन्स अ रिक्वायरमेंट फॉर दिस फीचर इज दैट द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा shows counter current flow। अभी मैंने आपको समझाया भी कि ascending loop of vasa recta is near to the descending loop of Henle, है ना, यही किया था ना। ascending loop of vasa recta descending loop के पैरेलल है और ascending loop of Henle descending loop of vasa recta के। और साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस, राइट। प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। ये इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले, which I am writing as LOH, are in close proximity to each other, ठीक है। So this mechanism is present in mammals. It is a mechanism to concentrate the urine. What are the contrivances or features that promote this mechanism is the counter current flow of filtrate in the loop of Henle. The flow of filtrate in the two limbs of vasa recta are also in counter current, and the proximity, the closeness between them, और हाँ आपस में भी ये दोनों counter current में हैं। अब इस मैकेनिज्म के दो मेजर प्लेयर्स कौन हैं जो हमारी इस पूरी कहानी के हीरो हैं? सो दे आर बेसिकली NaCl एंड यूरिया, टू मेजर players are NaCl and urea. NaCl and urea, बताइए क्या, NaCl और यूरिया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जाननी थी। सो दिस अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है कि ये क्या है, क्यों है, किस वजह से है और कौन इसको करता है, तो आपका आधा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया है। अब कैसे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है यूरिन, मैंने आपको ये बताया था अभी कि आपकी किडनी में दो टाइप के नेफ्रॉन, एक जक्स्टामेड्यूलरी जिसमें लूप ऑफ हेनले थोड़ा बड़ा होता है और एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन जिसमें कम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, इट इज मेनली द जक्स्टाग्लोमेरुलर
नेफ्रॉन्स विच वर्क इन दिस, क्योंकि लूप ऑफ हेनले उनका लॉन्ग होता है और वहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, देखो इस मैकेनिज्म में ऑस्मोलैरिटी भी मैंने आपको बताया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। जब फिल्ट्रेट फ्लो करेगा किसमें, सबसे पहले किसमें आएगा फिल्ट्रेट, वेरी गुड, फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल इट विल कम टू दी पीसीटी रीजन। तो पीसीटी रीजन में ऑस्मोलैरिटी कितनी होगी फिल्ट्रेट की, 300 मिली ऑस्मोल, यहाँ पे लिखा भी, और पीसीटी मिली ऑस्मोल पर लीटर, और पीसीटी कहाँ पर है, कॉर्टिकल रीजन में। तो जब फिल्ट्रेट फ्लो करता है कॉर्टिकल रीजन में कितनी आपके पास ऑस्मोलैरिटी होती है, वेरी गुड, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, है ना। फिर ये जाएगा लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में एक डिफरेंशियल परमेबिलिटी है इन द टू लिम्स। जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है वो परमिएबल होता है टू द वाटर, while the ascending limb of loop of Henle is impermeable to water but is permeable to electrolytes। तो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर परमिएबल है, वाटर बाहर आ सकता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं आ सकते, जबकि असेंडिंग लिम्ब से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ सकते हैं पर वाटर नहीं आ सकता। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे फ्लो करता है द वाटर कम्स आउट फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम रीजन। मैंने आपको बताया था रीजन आउटसाइड द लूप ऑफ हेनले, रीजन ऑफ मेड्यूला इज कॉल्ड मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। सो वाटर बाहर आता है। वाटर बाहर क्यों आ रहा है, वाटर तो हमेशा हाई टू लो मूव करेगा कॉन्सेंट्रेशन में, वाटर बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि जब ये फ्लो ऊपर चलता है, ये देखो ऊपर चल रहा है असेंडिंग लिम्ब में, तो वो परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के, और वहां से इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि बाहर आ रहे हैं तो बाहर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है सॉल्यूट का, और जहां सॉल्यूट बढ़ेगा वहां सॉल्वेंट कम दिखेगा, तो सॉल्वेंट कम होगा। अब सॉल्वेंट कम है तो यहाँ से क्या निकलेगा, सॉल्वेंट निकलेगा। यही रीजन है कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट डाउन जाएगा वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा। सो वाटर कम्स आउट। अब आप किसी सॉल्यूशन में से अगर वाटर निकाल देंगे तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और ऑस्मोलैरिटी क्या थी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। तो कॉर्टिकल रीजन में हमारी ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल। जब नीचे फिल्ट्रेट फ्लो किया इन द लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग लिम्ब, वाटर इज कमिंग आउट, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल नाउ लुक ग्रेट, ज्यादा लगेगा, तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सी देखो 400 हो गई यहाँ पर, फिर ये 600 हो गई, 800, एंड देन यहाँ पर आप देखिए 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। So from 300 in the inner medulla, it is reaching 1200 milliosmol per liter. तो आपका ऑस्मोलैरिटी बढ़ा यानी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, तो आपका फिल्ट्रेट क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। सो वाटर हैज कम आउट। अब जब ये फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो वो किसके परमिएबल है, NaCl के परमिएबल है, आई मीन टू से इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड द मेजर प्लेयर कौन है, NaCl एंड यूरिया। सो NaCl स्टार्ट कमिंग आउट, ये देखो NaCl इंटरस्टिशियम में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। एक देखो बेटा, अगर एक सॉल्यूशन है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, उसको आप डाइल्यूट कैसे कर सकते हो, या तो आप वाटर डाल सकते हो या फिर आप वाटर मत डालो, उसमें से सॉल्यूट निकाल लो बस, तो भी वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। जो वाटर अभी इतना था और सॉल्यूट इतना था, जब मैं इस सॉल्यूशन में से सॉल्यूट निकाल लूंगी, नीचे लेती आऊंगी, तो ये वाटर चाहे हमने नहीं बढ़ाया बट नाउ द वाटर विल स्टार्ट लुकिंग मोर,
so it will become more in concentration compared to the concentration of the solute, और ऐसा solution क्या कहलाएगा, dilute. तो जब ये मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में मेड्यूलर रीजन में पहुंचा तब 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इसकी क्या हो गई, ऑस्मोलैरिटी. अब ये जब ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलेंगे मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, तो देखो फिर से ऑस्मोलैरिटी कम होने लग गई, यानी डाइल्यूट होने लग गया. पर ये डाइल्यूशन इसलिए नहीं हुआ बिकॉज वाटर एंटर्ड, ये डाइल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स वर रिमूव्ड. सो अल्टीमेटली जो हमारा फिल्ट्रेट है उसमें डाइल्यूशन तो हुआ, लेकिन साथ साथ हमने क्या भी एब्जॉर्ब कर लिया, रीएब्जॉर्ब वाटर भी. सो इट इज दोनों फंक्शन हो गए कि आपका रीएब्जॉर्प्शन भी हो गया वाटर का, और जो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन्ड होनी चाहिए वो भी मेंटेन्ड है. सो वापस से आप देखिए जब ये ऊपर आ रहा है तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, फिर से इसकी ऑस्मोलैरिटी हो गई यहाँ से 200, और हमारा सॉल्यूशन, हमारा फिल्ट्रेट भी क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट. यही कहाँ जाएगा अब, कलेक्टिंग डक्ट में. पर वहाँ कलेक्टिंग डक्ट में आने से पहले, क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल कौन चलने वाला है, वासा रेक्टा. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विल बी पैरेलल टू असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, है कि नहीं. तो देखो जब ये वाटर रिमूव हो रहा है फ्रॉम लूप ऑफ हेनले, देखो वाटर बाहर आ रहा है, तो ये वाटर कहाँ जाएगा, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स विल एंटर दी, यहाँ पर कौन होगा, अगर ये डिसेंडिंग है तो यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप वासा रेक्टा. तो देखो वासा रेक्टा में अंदर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये वाटर की एंट्री दिखा रहा है ना, ये देखो वाटर अंदर जाते हुए कहाँ पर, असेंडिंग लिम्ब में, जो कि बिल्कुल पैरेलल होगी किसके, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के. तो जो भी वाटर बाहर निकला है फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विल बी गिवन टू दी ब्लड इन दी वासा रेक्टा, और कौन सी लिम्ब से, असेंडिंग लिम्ब से, राइट. तो वाटर जहां पर फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी मेडुला में आके 1200 हो जाएगी क्योंकि वाटर रिमूव हुआ, वहीं पर पैरेलली ब्लड की देखो बढ़ने लगेगी फ्रॉम 1200, क्योंकि उसकी भी यहाँ पर क्या होगी 1200, और इसके पैरेलल क्या चल रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. तो वासा रेक्टा में वो जो वाटर एंटर करेगा उससे आपकी ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब सॉल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है, यानी हमारा ब्लड डाइल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से इट कम्स बैक टू 300, क्योंकि हमारे किडनी का फंक्शन है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, फिल्ट्रेट में भी, बॉडी में भी, ब्लड में भी. तो देखो दोनों तरफ इट इज मेंटेनिंग. सो व्हाटएवर वाटर कम्स आउट फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज गिवन टू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है. तो यहाँ पर 1200 टू 300, और यहाँ पे 300 से 1200. तो कॉर्टिकल रीजन में जब आप लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में देखेंगे तो कितनी ऑस्मोलैरिटी है, 300 मिली ऑस्मोल, देखो. और यही होनी चाहिए ब्लड में भी, देखो ब्लड में कॉर्टिकल रीजन में कितनी होगी, 300. यहाँ पे भी देखिए 300. इनर मेड्यूला में इस लूप में कितनी है फिल्ट्रेट की, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर. ब्लड में भी कितनी होगी देखो 1200. तो कितना ब्यूटीफुली हमारी किडनी मेंटेन करती है ऑस्मोलैरिटी को. अब जब ये ऊपर जाएगा फिल्ट्रेट, इट विल बी परमिएबल टू electrolytes and NaCl will start coming out in the medullary interstitium, जिसकी वजह से हमारा ये डाइल्यूट होगा, पर ये डाइल्यूशन वाटर की एंट्री नहीं, इलेक्ट्रोलाइट की रिमूवल से है, एंड इट इज डिक्रीजिंग, द ऑस्मोलैरिटी इज डिक्रीजिंग बैक, राइट. ये जो NaCl आया इसके पैरेलल क्या चल रही होगी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. अगर ये असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की तो वहां पे क्या होगी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा काउंटर करंट. सो द NaCl which is released out of the ascending limb of loop of Henle will be returned back to the blood by
डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये देखो डिसेंडिंग लिम्ब में NaCl की एंट्री अंदर दिखा रखी है और वाटर की बाहर, है ना। तो यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब में ऑस्मोलैरिटी बढ़ने लगेगी क्योंकि NaCl एंटर कर रहा है, यानी 1200 पे आ जाएगी। फिर जब वो ऊपर जाएगा उसमें वाटर एंटर करेगा। कहाँ से? ये वाटर कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम दी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और फिर से वो 300। सो हुआ कि नहीं? दोनों तरफ देखो कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है ऑस्मोलैरिटी। आया काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब देखिए जो फिल्ट्रेट हमारा कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच रहा है नाउ, उसमें से भी क्या होता है, उसमें से भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत वाटर निकल सकता है। साथ ही साथ जब ये ऊपर जाता है फिल्ट्रेट इन द लूप ऑफ हेनले, वो क्या, उसमें क्या हो रहा है बेसिकली, यूरिया थोड़ा बहुत एंटर कर सकता है। द यूरिया कैन एंटर, क्योंकि यूरिया और NaCl दोनों ही यूज होते हैं ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया कैन बी रीएब्जॉर्ब्ड और इट एंटर्स द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्यों? ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करवाने के लिए अगर चाहिए होगा। और कलेक्टिंग डक्ट में जब यूरिन नीचे आ रहा होगा तो थोड़ा बहुत वाटर और वही यूरिया जो यहाँ से आपने डाला था वो यहाँ से बाहर भी आ सकता है। यानी अगर कलेक्टिंग डक्ट ने यूरिया को रीएब्जॉर्ब किया है, द कलेक्टिंग डक्ट में जब यूरिन फ्लो कर रहा है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, यूरिया कैन बी रीएब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल अमाउंट and it will come in the medullary interstitium which can be returned back to the filtrate through ascending limb of loop of Henle। तो ये आया और यहाँ से ascending limb में वापस दे दिया गया। किस लिए किया गया? ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। So this whole urine that comes in the collecting duct is now fully concentrated as per the demand of the body। आया पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक बार देखें, काउंटर करंट मैकेनिज्म इज द ऑपोजिट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्ब्स ऑफ loop of Henle and opposite flow of blood in the two limbs of vasa recta. It is also opposite flow of filtrate and the blood, filtrate in loop of Henle and blood in vasa recta, loop of Henle। और अंदर वाली क्या है? vasa recta, जहाँ पर ये डिसेंडिंग लिम्ब उसके साथ पैरेलली असेंडिंग लिम्ब। अगर डिसेंडिंग लिम्ब के ऑफ लूप ऑफ हेनले में स्टार्टिंग में 300 था तो असेंडिंग लिम्ब में भी क्या है? 300। देखो कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर फिल्ट्रेट में 1200 तो ब्लड में भी 1200, है ना। सो देखो ये जो जब ये नीचे गया वाटर निकला और यही वाटर किस में चला गया? वासा रेक्टा में। जब ये यहाँ पर आया इधर से इलेक्ट्रोलाइट निकले, ये कहाँ चले गए? वासा रेक्टा में। और फिर कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो अब हम एक एनिमेशन देखो, ये देखो यहाँ से फिल्ट्रेट आ रहा है, वाटर परमिएबल है, वाटर गया किस में चला गया? ये रेड वाला क्या है बेटा? वासा रेक्टा। सो वाटर व्हेन इट कम्स डाउन वाटर परमिएबल हुआ, बाहर निकला, वासा रेक्टा में गया। और फिर यहाँ क्या चल रहा है? इधर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बाहर आ रहे हैं और वो भी वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में। सो दिस इज हाउ योर होल ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट इज। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है ना। अब जल्दी से देखें कि आपने क्या सीखा। आज देखना आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लियर है ना ये वाला? देखो पहला क्वेश्चन, which of the following plays a significant role in the concentration of the urine? कौन कौन से जो डक्ट्स हैं या पार्टिब्यूलर रीजन्स हैं जो हेल्प करते हैं यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में? अगर आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म, है ना। और काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब किसकी वजह से होता है? लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। सो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है? ठीक है। जल्दी से कमेंट साथ में करते जाओ, मुझसे पहले आपके आंसर्स आ जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the osmolarity of the urine in the cortex? जल्दी जल्दी comment section में बताइए, जल्दी जल्दी. Very correct. Cortical region में 300 milliosmol per liter था. देखो cortical region में कितना है? 300 milliosmol per liter. Very good. ठीक है? Next question. Which of the following returns NaCl into the interstitium? Interstitium में NaCl कैसे आता है? बताओ जल्दी जल्दी. लिखा. Ascending loop of Henle, wrong. Descending loop of Henle, wrong. Ascending portion of vasa recta, correct option. बिल्कुल सही लिखा. The gradient of osmolarity is mainly caused by NaCl. Comment down, true or false? False, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि पूरे मैकेनिज्म के हीरो कौन है? NaCl and यूरिया. So it has to be false क्योंकि यहाँ सिर्फ NaCl लिखा है, इसमें यूरिया और लिखा होता तो आपका आंसर ट्रू हो जाता. That's all for today. I hope you understood today's concept, and if you really like the video, please like, share and subscribe to our channel. For more interesting videos, hit the bell icon and we'll be up with another videos. आप हमें ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं. Our batches has started. You can call us on the given number and register yourself soon. Bye. All the best.